प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ये इस पर आधारित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था हिंदी नाटक का, तो उसमें से नाटक के कौन कौन से प्रश्न हैं जो बने हैं। ठीक है, उसको मैंने क्या है कॉपी पे नोट डाउन, और मैं चाहती हूँ कि आपको मैं बताऊँ। और मान लो ऐसा होता है कि आप कहीं पे लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं या आप किसी लाइव कोर्स में नहीं जुड़ पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, मैं प्रश्नों के मैंने यहाँ पे मेरे कॉपी पे मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो मैं वो पैटर्न आपको बताती हूँ कि प्रश्नों के पैटर्न क्या थे, और उसी पैटर्न पर आपको ना अपनी अगली तैयारी करनी है। चाहे आप कोई विधा पढ़ें, मतलब गद्य की जितनी विधाएं पढ़ें, चाहे आप पढ़ें हिंदी नाटक, ठीक है, या आप हिंदी कहानी पढ़ें, या आप हिंदी निबंध पढ़ें, तो लगभग लगभग ना वही है। हाँ, ध्यान रखिएगा, इनमें से जैसे कि हर बार प्रश्न आता है ना, तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जो कि 3 से 4 प्रश्न आपके न्यू रहेंगे। ये 10 प्रश्न आता है तो 10 में से 4 प्रश्न तो बिल्कुल नया रहेगा, मतलब जो कभी नहीं आया है। ठीक है, बिल्कुल नया। और जो उसके 6 क्वेश्चन रहेंगे उनमें से 1-2 ऑप्शन ऐसा रहेगा, या पात्र वगैरह या प्रकाशन वर्ष वगैरह, तो वो थोड़े से मैच करते रहेंगे। नया उसमें भी ऐड रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मैच करते रहता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अब जरूरी नहीं है कि अगली बार ध्रुव स्वामिनी नाटक के संवाद पूछ ले। हो सकता है अगली बार पूछ ले चंद्रगुप्त नाटक के कथन, या स्कंदगुप्त नाटक के कथन, या अब इनमें जितने पात्र हैं, इनमें बहुत सारे पात्र हैं, स्त्री पुरुष पात्र, तो हो सकता है किसी अन्य देवकी का कथन पूछ ले, या देवसेना के कथन पूछ ले, या फिर मालविका के कथन पूछ ले, या विजया के कथन पूछ ले कि विजया के कथन के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहला पैटर्न आपको क्या मिला प्रश्न का, कि आपको संवाद अच्छे से आना चाहिए। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको 6% में आना है। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बन रही है जिनको वाकई में 6% में आना है दोस्तों। ठीक है ना। फिर देखो, अब तो इस तरह से आप देखना। अब मान लो कि हो सकता है कि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुवसाम्य को छोड़ करके कोई अन्य नाटक आ गया। मान लो अंधेर नगरी नाटक आ गया, तो महंत जी के पूरे कथन पूछ लिया जाए, या राजा के कथन, या फिर और किसी भी जितने भी पात्र हैं, या अंधा युग ले लिया तो किसी अन्य पात्रों के कथन के क्रम लगाने होंगे। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको संवाद अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे 2 अंक अर्जित कर पाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि कौ नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोट सुति होत फिरत मैं, हाँ हाँ होए नाथ। ठीक है, यहाँ भारत दुर्दशा नाटक में आपको गीत बताना है किस अंक में लिया गया है। तो यहाँ पे तो भारत दुर्दशा का पूछ लिया गया, तो हो सकता है दूसरा प्रश्न स्कंद गुप्त का पूछ ले किस अंक से लिया गया है यह गीत, या चंद्रगुप्त के नाटक का किस अंक से लिया गया है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ना गीतों का क्लियर करना है, जहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से अंक में कौन सा गीत है, और कौन से अंक के कौन से दृश्य में कौन सा गीत है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आता है अंधेर नगरी नाटक में तीसरा स्थान किस अंक का है। ओल्ड क्वेश्चन है, ऑलरेडी पहले भी आ चुका था। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आता है कि ये बिल्कुल नया है, इसके पहले कभी नहीं आया हुआ है। प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक में पहले मंचन के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। यानी कि जब आधे अधूरे नाटक का पहला मंचन हुआ था, तो बताना है कि कौन कौन से जो पात्र हैं या जो तथ्य हैं वो उससे मैच करते हैं। तो ये प्रश्न आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ये प्रश्न आपको बकरी नाटक से बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ प्रश्न है ना मंचन को लेकर के, तो ये प्रश्न बनेगा बकरी नाटक में। यही प्रश्न बनेगा आपका आगरा बाजार नाटक में। हाँ, दो दो ऐसे हैं जिसका मंचन मतलब कई बार हो चुका है, बहुत विवादित भी रहा है मंचन को लेकर के। तो ये 2 नाटक हैं जो आपको अच्छे से पढ़ के रखने हैं। और अगला प्रश्न आता है कि सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन। तो ये तो अब आपको पता है कि जब नाटक का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी आप हर नाटक के कथन, मतलब पात्रों के कथन आप बता पाएंगे। फिर चौथा प्रश्न, एक और प्रश्न आता है 6वां नंबर पे, कि आषाढ़ का एक दिन नाटक में प्रियंग मंजूरी का एक संवाद आया था। ठीक है, तो वो तो खैर आपसे यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं नाटक को, तो संवाद आप क्लियर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, लास्ट से बताऊंगी सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बन रहा है। ठीक है ना, जैसे कोई भी विधा है,
चाहे वो कविता की बात करूँ मैं, कहानी की बात करूँ मैं, निबंध की बात करूँ, ठीक है। इसको सर्च करने में टाइम लगता है, मतलब इतना आसान नहीं है कि पूरे सिलेबस को मतलब कम टाइम में बता दिया जाए, या पूरे सिलेबस को एक छोटी सी पुस्तक में ऐड कर दिया जाए। जैसे मैंने मेरी ई बुक डिज़ाइन की, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्च करने पर मैंने उसको तैयार की। और जब आप उसको पाएंगे ना, आप पाएंगे कि ओल्ड पेपर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ना, जो कि ई बुक से ही रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाई मतलब ये जो मैं कॉन्सेप्ट बना रही हूँ किस लिए, क्योंकि मैं अपना ई बुक का क्या कर रही हूँ, उसको फिर से रिन्यू कर रही हूँ, मतलब उसको नया कर रही हूँ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना मुझे उसमें ई बुक में ऐड करने हैं, ठीक है। ताकि मान लो कोई ऐसा बंदा है कि जिसको वीडियो देखने का टाइम नहीं है, और वो वर्किंग है, वो मतलब कुछ बहुत सी महिलाएं हैं ना, वो काम घर का दिन भर करते रहते हैं। जैसे मेरे को आप देखते सारा दिन काम करते देखते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अभी रात्रि के समय पे अभी मैं टाइम मेरे को मिला है, तो मैं पूरा टाइम अपना स्टडी के लिए दूंगी। मैं रील्स ऐसे नहीं घुमाऊंगी, मैं कोई और वर्क नहीं करूँगी। मैं केवल अपने मतलब मेरे को ध्यान रखना कि मेरा पूरा पढ़ाई में मेरा फोकस है, ठीक है। तो अब मैंने इसको नोट डाउन किया, अब मैं इसी पैटर्न पे ई बुक को फिर से रिन्यू कर दूंगी, ठीक है। और कर दिया है, जितना कुछ बाकी है बस रिजल्ट का इंतज़ार है, बाकी तो कर दूंगी, आपको ये एप्लीकेशन पे ऑलरेडी दिख जाएगी। तो अब प्रश्न था कि अंधा युग के शीर्षकों का मिलान करना है पात्रों के साथ, ठीक है। अंधा युग और शीर्षकों का मिलान करना, जो भी मतलब कि जितने भी शीर्षक, उसमें 7 शीर्षक लगे हुए हैं, ठीक है। तो पहला अंक कौरव नगरी, पिपशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, तो ये दिया था क्रम लगा मतलब मिलान करने के लिए। फिर चंद्रगुप्त नाटक और पात्रों को मिलान करने के लिए, ठीक है। ये था, ये ओल्ड क्वेश्चन है। एक प्रश्न और था, चंद्रगुप्त नाटक में संवाद बताने थे। संवाद ओल्ड ही आया हुआ था, 2 से 3 बार आ चुका है कि मानव का दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, ठीक है, ये वाला था। तो ये था। एक और प्रश्न था जो कि नया था बिल्कुल, प्रश्न था, यानी आगरा बाजार नाटक में पात्रों के पहले से बाद के संवादों को क्रम लगाना था, ठीक है। मतलब पात्र पहले कौन, ये पहली बार प्रश्न आया था। ऐसा नहीं कि पात्रों को लेके प्रश्न आया है, संवादों को लेके प्रश्न आया है, एक ही पात्र को बताना है कि कौन सा पात्र का संवाद है। लेकिन इस बार का जो प्रश्न था वो थोड़ा सा अलग टाइप का था। प्रश्न क्या था, फिर मैंने इसको मिलाया भी यहाँ पे, तो प्रश्न भी पूछने का एनटीए का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, कि यदि यहाँ आप पात्रों में जाते हैं तो यहाँ पात्र आपको अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। आप भी सुन रहे हैं? अच्छा, आप सुन रहे हो आप लोग? ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा, मैं इधर भी लाइव हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लाइव हूँ हिंदुस्तानी स्त्री जीवन पे। आज मैं ब्लॉग नहीं ला पाई थी, तो मैं यहाँ भी लाइव हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लाइव हूँ और मैं यहाँ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगी, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी मेरे पास समय था, तो अभी तक मैं रिजल्ट का वेट किया, मैं निराश हो गई दोस्तों, ठीक है। और मैंने इतना बढ़िया टाइम टेबल बना के दिया था मेरे मित्रों को, क्या ही बोलें, इतना बेहतरीन टाइम टेबल मैंने बना के दिया था कि जिसके हाथ में वो टाइम टेबल लग जाए और उसको वो व्यक्ति फॉलो कर ले, तो सोचिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। बहुत बेहतरीन मैंने टाइम टेबल बना के दिया था सबको। अब वो टाइम टेबल मेरा 1 हफ्ते पीछे हो गया, मैं रिजल्ट का वेट करती रही, यार रिजल्ट आए तो पढ़ाई करें। रिजल्ट आया नहीं, अभी भी नहीं आया, भगवान करे आ ही जाए, वीडियो अपलोड करते करते, ईश्वर करे, ठीक है। बाकी एनटीए ने बहुत धोखा दिया इस बार और बहुत परेशान भी किया हम लोगों को, तो बहरहाल हो गया उनका वो माजरा है, क्या ही बोले, ठीक है। तो एनटीए ने जब पेपर बनाया तो इसके जो पात्र यहाँ पे है ना, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रश्न नहीं बनाया। जब आप थोड़ा सा अंदर जाओगे इसके बुक के, तो मतलब जो पहला पात्र का संवाद आता है, पहले पात्र प्रथम अंक में पहले फकीर का एक गीत आता है, और फकीर के गीत के जस्ट बाद लड्डू वाला आके बोलता है, धेले के छ बाबूजी, धेले के छ, ठीक है। वो मतलब पहला वही पंक्ति बोलता है, हमसे मंदा कोई न बेचे, ठीक है। मतलब वही वो अपने लहजे में, मतलब जिस तरह से कोई बिक्री करते हैं अपने सामान की। फिर उसके बाद तरबूज वाला, फिर उसके बाद बर्फ़ वाला, फिर उसके बाद ककड़ी वाला, फिर उसके बाद कनमैलिया। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो अंदाज़ था पेपर बनाने का अच्छा था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बनाने का अंदाज़ उनका बहुत ही अच्छा है। 2 चीज़ों में, एक तो
हिंदी नाटक और दूसरा हिंदी निबंध को लेकर के भी। निबंधों के प्रश्न भी अच्छे बने हैं। निबंध के है तो वही पुराने पैटर्न पे ही, लेकिन यह कि प्रश्न पे कुछ एक दो प्रश्न ऐसे हैं जहां हमको लगता है कि नेट की तैयारी के लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपको नहीं मिला ई बुक? मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ चलो आप मेहनत करके आओगे तो ही आप नेट निकालोगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना वो आपको कंटिन्यू सब पे फॉलो करना है, सभी विधाओं पे आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक विधा पे आपने फॉलो किया बाकी आप छोड़ दिए। अब आप ऐसे नाटक पढ़ोगे तो आप करोगे, आप निबंध पढ़ोगे तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए। यदि आपको 6% में आना है, और इस बार आप देखिएगा जेआरएफ का 1% भी जेआरएफ नहीं आएगा, जेआरएफ भी पॉइंट में ही आएगा। मुझे नहीं लग रहा कि इस बार वो जेआरएफ में 1%, हमेशा 2% जो भी दे देते थे, 2% तो मेरे ख्याल से बहुत कम दिए हैं। ठीक है, पर इस बार का लग रहा है ना वो पीएचडी ऐसे ही चाहते हैं, एनटीए चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही पीएचडी वालों को क्वालिफाई कर दो, अपना पीएचडी करें। यानी एनटीए फेलोशिप देना ही नहीं चाहती। एनटीए क्या देगी? यूजीसी जेआरएफ की फेलोशिप देना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो इतना बड़ा वो लोग ना तिकड़म भिड़ाए कि चलो नेट के साथ नेट भी, जेआरएफ भी, पीएचडी की भी दे दो एलिजिबिलिटी, ताकि छात्र पीएचडी में इनरोल हो जाए। ठीक है ना, ये उनकी बहुत बड़ी चाल है। ई बुक ली है मैंने आपकी। चलो यार अच्छा है, जब भी कोई दिक्कत होगी आप बता देना भाई। और मैं बहुत ज़्यादा लाइव थी, मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो गई, अब मेरी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, अब मेरी वीडियो अपलोड होगी तो ओह सॉरी अच्छा आप लोग भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी कोई मैं नया अपडेट अपलोड करूँ यूट्यूब पे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न आपने समझ लिया। और मैं चाहती हूँ आप मेहनत करो, लेकिन मेहनत आप सही दिशा में करो। ऐसा ना हो कि एक बार आप नेट की तैयारी करें, फिर आप कहें कि मैं फिर से मैं पीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, फिर आप कहें कि मैं मुझे सेट देना है तो सेट की तैयारी मैं अलग से कर रही हूँ, फिर आप कहें कि मैं मुझे एपी देना है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, तो आप कहें कि मैम फिर से मुझे एपी की तैयारी अलग से करनी है। नहीं, आप जब अब पढ़ ही रहे हो तो फिर डीप पढ़ लो। ठीक है, अब जब पढ़ ही रहे हो तो आप डीप अध्ययन कर लो, मतलब बार बार अध्ययन क्यों करना आपको? हाँ, फिर तो फीस लगेगा ना, फिर तो हमको फीस देना है। जेआरएफ होते हैं तो ये हमको यूजीसी देता है उल्टा। अब ना जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम पीएचडी अब एडमिशन ले लेंगे तो हम फीस दे के पीएचडी करेंगे। यदि हम लोग मतलब कि जेआरएफ हो जाए तो यूजीसी हमको उल्टा पैसा देगी, वो पैसा हम लोग को देना नहीं चाहती है। ठीक है, वो चाहते हैं कि 1% से भी कम लोगों को जेआरएफ दे दिया जाए, क्योंकि एक साल का 40-45 लाख रुपए देना आम बात थोड़ी ना है। 40-45 लाख रुपए देना वो नहीं चाहती। ठीक है, बहरहाल अभी तो मुद्दा देखते हैं कहाँ तक जाएगा, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।